हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि जानते हैं हिस्ट्री टॉपिक चल रहा था, लुसेंट हिस्ट्री टॉपिक चल रहा था और उसमें हम लोग देख रहे थे गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य के बारे में इससे अगली वीडियो में हम लोगों ने गुप्त साम्राज्य का कुछ पार्ट देखा था, स्कंद गुप्त बारे में जाना था और आज जो है उससे आगे का पॉइंट है। और इसके बाद ये यहाँ पर गुप्त साम्राज्य एंड कर जाएगा और इसके बाद अगली चैप्टर जो है ये पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, चैप्टर नंबर 21 ये आएगा। और हम लोग बहुत अब लास्ट हैं, प्राचीन भारत का एंशिएंट इंडिया का लास्ट टॉपिक है। एक दो चैप्टर, 3-4 वीडियो, 5-6 वीडियो और होगा, उसके बाद एंशिएंट इंडिया खत्म हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो शेष पार्ट है गुप्त साम्राज्य का उसको देखते हैं। आइए पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं क्या है गुप्त काल में। देखिए पॉइंट यहाँ से मित्र, गुप्त काल में विष्णु शर्मा है ना, गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखी पुस्तक कौन सी है? पंचतंत्र। ये पुस्तक बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि कोई एक राजा था, उसके पुत्र को बहुत सारी शिक्षाएं दी जाती थी लेकिन वो कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं होता था। तो उसके लिए एक शिक्षक को नियुक्त किया गया कि आप इसको पूरी तरह समझाइए, ये बच्चा समझता नहीं है। और उसके लिए उस शिक्षक ने पंचतंत्र की मदद ली। उसमें जो है जानवरों पर या बगुलों पर या पक्षियों पर आधारित कहानी है और मैसेज, उस पुस्तक की जो कहानी की मैसेज है वो साफ संदेश जो है बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत किया गया। उसी पुस्तक का नाम है पंचतंत्र, जो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ बहुत। और ये पुस्तक लिखी हुई है विष्णु शर्मा द्वारा। तो ठीक है, तो इस पुस्तक का जो निर्माण काल है ये गुप्त काल है मित्र। तो गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखी पुस्तक कौन सी है? पंचतंत्र, जो संस्कृत में लिखी गई थी। पंचतंत्र को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। देखिए, संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ जो गुप्त साम्राज्य के काल में पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया, उसको क्या माना जाता है? संसार का सबसे अधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। ये पुस्तक का नाम है पंचतंत्र, विष्णु शर्मा, जानते हैं आप लोग। आगे देखते हैं, है ना, प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। इसके बाद देखिए, बाइबिल के बाद इसकी लोकप्रियता आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं। बाइबिल के बाद इसका स्थान दूसरा है। बाइबिल प्रथम स्थान पर लोकप्रियता है और दूसरे स्थान पर किसका है? तो ये पंचतंत्र का है। बाइबिल के बाद इसका स्थान दूसरा है। पंचतंत्र को 5 भागों में बांटा गया है। पंचतंत्र को कितने भाग में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। आइए यह भी देख लेते हैं 5 भाग कौन कौन सा है। पहला है मित्रभेद, पहला भाग है मित्रभेद। पंचतंत्र का दूसरा भाग है मित्र लाभ, है ना, मित्र से होने वाले लाभ, दूसरा है मित्र लाभ। तीसरा है संधि विग्रह, तीसरा में है संधि विग्रह। चौथा में है लब्ध प्रणास, लब्ध प्रणास। और 5वां है मित्र अपरीक्षाकारित्व, अपरीक्षाकारित्व। ये 5 पार्ट है पंचतंत्र का, उसको 5 भागों में डिवाइड किया गया है। आगे देखते हैं, आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखी। आर्यभट्ट ने, जो भारत के पहले गणितज्ञ के रूप में जाते हैं आर्यभट्ट, उसने आर्यभट्टियम कौन कौन सी पुस्तक लिखी? आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत। आर्यभट्ट की 2 पुस्तक है, आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत, दोनों आर्यभट्ट द्वारा लिखी गई है। तो कह रहा है आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। इसी ग्रंथ ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो यह आर्यभट्टियम, आर्यभट्ट द्वारा लिखी पुस्तक जो आर्यभट्टियम है, और दूसरी पुस्तक कौन है? सूर्य सिद्धांत। तो ये दोनों पुस्तक आर्यभट्ट द्वारा लिखा गया है, जो भारत के महर्षि थे। और इन्हीं दोनों ग्रंथों से सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। ठीक है, तो आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम, तो आर्यभट्टियम किसकी पुस्तक है? आर्यभट्ट की। एवं दूसरी पुस्तक का नाम क्या है? सूर्य सिद्धांत, है ना मित्र। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। इसी ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाला प्रमुख विद्वान वराहमिहिर, वराहमिहिर, धन्वंतरी और है ब्रह्मगुप्त। ये 3 विद्वान का जिक्र है जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले प्रमुख विद्वान कौन कौन थे? वराहमिहिर 1, धन्वंतरी 2 और ब्रह्मगुप्त 3। ये तीनों जो विद्वान हैं ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। ऐसे तो आपने कालिदास का भी नाम आगे देखा, जिक्र गुप्त साम्राज्य में कालिदास भी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में थे। आगे देखते हैं,
पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई। पुराण की जो वर्तमान रूप में रचनाएं हुई ये गुप्त काल में हुई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि पुराणों की रचना सबसे ज्यादा किस काल में हुई, तो सबसे ज्यादा गुप्त काल में हुई। गुप्त काल से रिलेटेड कुछ बात और भी, गुप्त काल शासक कौन से धर्म को मानते थे, तो वो वैष्णव धर्मी थे, वैष्णव धर्म को मानते थे। तो पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। इस जो गुप्त काल में पुराणों की रचना हुई उसमें किसका जिक्र है, ऐतिहासिक परंपरा का, है ना, ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। आगे देखते हैं, संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। संस्कृत क्या थी, गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा, है ना। गुप्त राजा जो थे उनके शासकीय भाषा क्या थी, संस्कृत थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य से अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये आसानी से कि गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा क्या थी, तो गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा संस्कृत थी। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपयका कहा जाता था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था, रुपयका। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपयका कहा जाता था। आगे देखते हैं, याज्ञवल्क्य, है ना, ये महर्षि थे। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में हुई। देखिए ये याज्ञवल्क्य की जो रचना है, याज्ञवल्क्य एक महर्षि का भी नाम है, और याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में ही हुई। इन सारे जो स्मृति हुई, स्मृति मतलब होता है, आप अगर जानना चाहते हैं कि स्मृति क्या होता है तो इसको सुनिए। स्मृतियों की रचना गुप्त काल में हुई। स्मृति वह है जो सुना गया है ना, जो श्रुत, ये स्मृतियों की रचना जो पहले महर्षि लोगों ने जो जिन उपनिषदों की रचना की उनको उपनिषद का, उसको स्मृति कहता है। और उसमें याज्ञवल्क्य, आप, नारद, है ना, कात्यायन एवं बृहस्पति, ये सभी उपनिषदों के नाम हैं। स्मृतियों की रचना किसमें हुई, गुप्त काल में हुई। आगे देखते हैं, मंदिर बनाने की कला, क्या कह रहा है, मंदिर बनाने की जो कला होती है, मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ। मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ, गुप्त काल में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ, गुप्त काल में हुआ। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल में हुआ। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास भी किसके में हुआ, तो गुप्त काल में। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास किसके काल में हुआ, तो गुप्त काल में हुआ। मित्र याद रखिएगा, मंदिर बनाने की कला का जन्म भी गुप्त काल में और त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास भी गुप्त काल में। आगे देखते हैं, गुप्त काल लौकिक साहित्य, है ना, गुप्त काल लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए स्मरणीय है। भाषा के 13 नाटक इसी काल के हैं। भाषा के 13 नाटक इसी काल के हैं। देखिए क्या कह रहा है, गुप्त काल लौकिक साहित्य, है ना, लौकिक और पारलौकिक। पारलौकिक है जो कि जो गॉड रिलेटेड चीजें हैं उसको हम पारलौकिक, जो इस लोक से अलग है वो पारलौकिक, और लौकिक हुआ जो इस वसुधा पर, इस धरती पर होती है, वो चीजें लौकिक है। तो ये कह रहा है गुप्त काल लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए, है ना, सर्जना के लिए, सर्जन होता है ना, गुप्त काल लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए स्मरणीय है। भाषा के 13 नाटक इसी काल के हैं। भाषा के 13 नाटक इसी काल में लिखे गए हैं, ठीक है, गुप्त काल में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, शूद्रक का लिखा नाटक मृच्छकटिकम, कई बार इसको कंपटीशन पूछा गया है। तो मृच्छकटिकम की रचना किसने की है, शूद्रक ने। मृच्छकटिकम की रचना किसने की है, शूद्रक ने, है ना। शूद्रक का लिखा नाटक, कहेगा मृच्छकटिकम क्या है, नाटक है, उपनिषद है ना, वांग्मय है क्या, तो आपको क्या मारना है कि मृच्छकटिकम एक नाटक है। शूद्रक का लिखा नाटक मृच्छकटिकम, या इसी को हिंदी में बोलते हैं माटी का खिलौना गाड़ी, माटी का खिलौना गाड़ी, और इसको संस्कृत में बोलते हैं मृच्छकटिकम। तो शूद्रक का लिखा नाटक मृच्छकटिकम या माटी का खिलौना गाड़ी, जिसमें निर्धन ब्राह्मण, इसमें जो चर्चा किया है निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या का, एक निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या का प्रेम वर्णित है, प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। देखिए मृच्छकटिकम लिखा गया है किसके द्वारा, शूद्रक द्वारा, है ना, शूद्रक ने इसका रचना किया है। और मृच्छकटिकम एक नाटक है, और इसका हिंदी मृच्छकटिकम का पूछा जाएगा, मृच्छकटिकम का हिंदी क्या होता है, माटी का गाड़ी, पक्की का गाड़ी, माटी का खिलौना गाड़ी। तो क्या मारना है, माटी का खिलौना गाड़ी। और इसमें किस चीज का वर्णन है, एक निर्धन ब्राह्मण और एक वेश्या के प्रेम का वर्णन किया गया है इस पुस्तक में, पुस्तक में नहीं, नाटक में।
है ना, प्रेम वर्णन है जो प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट है। ये प्राचीन नाटक में सबसे सर्वोत्कृष्ट है। कौन? मृच्छकटिकम। ये क्वेश्चन अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। कालिदास की कृति अभिज्ञान शाकुंतलम, है ना, अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास की कृति अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसके लिए कालिदास आज तक जाने जाते हैं, तो ये बहुत ही बेहतरीन रचना है। ऐसे इन्होंने मेघदूतम, शाकुंतलम, अभिज्ञान, ये और भी बहुत सारी रचनाएं की, लेकिन ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम है बहुत फेमस हुआ। कालिदास की कृति अभिज्ञान शाकुंतलम, जो राजा दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रेम की कथा है, प्रथम भारतीय रचना है। तो प्रथम भारतीय रचना का किसको कहा गया? प्रथम भारतीय रचना, ये कालिदास द्वारा लिखित पुस्तक जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, इसको कहा गया। और अभिज्ञान शाकुंतलम में किसका वर्णन है? तो राजा दुष्यंत एवं शकुंतला का, है ना, राजा दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रेम कथा की वर्णन है। किसमें? अभिज्ञान शाकुंतलम में। वही दुष्यंत और वही शकुंतला जिसका पुत्र भरत हुआ, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत हुआ, जो शेर के जबड़े में उंगली डालकर उसका दांत गिनते थे, उसी भरत के फादर जो दुष्यंत हुए, उनकी प्रेम कथा है किसमें? अभिज्ञान शाकुंतलम में वर्णित है कालिदास द्वारा। अब आगे बढ़ते हैं। रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में भी हुआ। देखिए, ये जो पुस्तक है अभिज्ञान शाकुंतलम, इसका जो यूरोपीय अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में भी हुआ। ऐसी दूसरी रचना है भगवत गीता। भगवत गीता भी एक ऐसी दूसरी रचना है, किसके बाद? अभिज्ञान शाकुंतलम के बाद, जिसकी रचना जो है यूरोपीय भाषाओं में हुई। ये दूसरे नंबर पर ऐसी पुस्तक है जिसकी यूरोपीय भाषाओं में रचना हुई। और प्रथम स्थान पर कौन सा है? तो कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम है। आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्र, आज ये सब क्वेश्चन ध्यान रखना है। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। मत पूछिए कितना बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, और समझने वाली बात है। सांस्कृतिक इतने वंशों को हमने देखा, लेकिन साहित्य की जो पराकाष्ठा जो चीजें इसमें देखने को मिली गुप्त साम्राज्य में, किसी भी वंश में ऐसा देखने के लिए नहीं मिला। मौर्य का, अशोक का, सबका देख लिया हम लोगों ने, लेकिन जो संस्कृत में मिला हुआ और जो इस तरह का, मतलब कि आप कह सकते हैं वर्णन कि उपनिषद का या फिर मृच्छकटिकम या जिस भी रचना की आप बात कीजिए गुप्त काल का, सब एक से एक बेहतर है अपने आप में। और इतना सुंदर रचना किसी भी वंश में हम लोगों ने नहीं पढ़ा, इसलिए। और देखिए, नहीं पढ़ा तो चूंकि लिखा ही नहीं गया, तो कहां से पढ़ेंगे? तो संस्कृत उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का, सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। और यहीं पर हमारा गुप्त वंश एंड करता है। और इसके बाद जो चैप्टर नंबर 21 होगा मित्र, वो है पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, है ना। इसको हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे, पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। इस गुप्त साम्राज्य के बाद जो अब इसका शासन होगा, किसका? पुष्यभूति वंश का, या जिसको वर्धन वंश भी कहते हैं। तो अगले दिन अगली वीडियो में हम लोग यहां से पढ़ेंगे। और जिन भी मित्र को प्राचीन भारत का वीडियो एक ओर से सारा प्राचीन भारत जानना है, वो हमारे निर्मला निर्वाण क्लासेस के प्लेलिस्ट में आइए। वहां प्राचीन भारत नाम का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको ओपन कीजिए। एक ओर से सारा वीडियो डेली टू डेली अपडेट किया जाता है। आप उसको वहां से इस ज्ञान का आनंद ले सकते हैं, अच्छी तरह से सीख सकते हैं। जो भी आपको चाहिए कंपटीशन के दृष्टिकोण से, नॉलेज के दृष्टिकोण से, वो आपको वहां मिल जाएगा। धन्यवाद।